हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के जो प्रचलित सिद्धांत हैं उनके बारे में। यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मुख्य रूप से तीन प्रकार के सिद्धांत हमें दिए हैं, जिनमें आदर्शवाद, मार्क्सवाद और उदारवाद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यथार्थवादी विचारधारा भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में बहुत बहुत अहम जो है रोल वो निभाती है। तो मुख्य तौर पर वी हैव three approaches to understand the international relations. One is idealism, second is realism, and third one is Marxism. Let me first of all make some background why we study international relations through these three theories. The basic problem in international relation is that there is a very less material to study or to look into the international issues. We have very less material to understand international relations, but we have three approaches through which we can study international relations, and these approaches are realism, Marxism, and liberalism or idealism. So first of all, let me make a background to introduce these three approaches. First of all, let us talk about theory. What is theory? It is a grand formal model with hypothesis and assumptions. ये assumptions हैं, ये hypothesis हैं, ये मन की कल्पनाएं हैं जिनको मूर्त रूप में समझना होता है. It is some form of simplifying device that allows you to decide which fact matters and which factor do not matter. यानी सिद्धांत हमें ये समझने में सहायता देते हैं कि कौन सी चीजें समझनी जरूरी हैं और कौन सी समझनी जरूरी नहीं है. एक तरह से हमें ये चश्मा हमें देते हैं देखने के लिए कि कौन से फैक्टर्स वो ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता या जिनको समझे बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जो है समझा नहीं जा सकता. तो ये उसी बारे में हमें बताते हैं. जैसे यदि आप आंखों पे रेड कलर का चश्मा पहन लें तो हमें पूरा विश्व रेड नजर आएगा, और यदि ग्रीन कलर का चश्मा हम पहन लें तो हमें पूरा विश्व ग्रीन नजर आएगा. इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो है हमें दूसरों की आंखों से देखनी पड़ती हैं. जिस भी तरह का जो है हमारे ऊपर प्रभाव है, जिस तरह की थ्योरी से, जिस तरह के विचार से हम प्रभावित हैं, हम विश्व को भी उसी तरह से जो है खोजने और समझने का प्रयास करते हैं. तो बेसिकली हम यहाँ आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि जो सिद्धांत हैं वो व्यक्ति को एक आईना दिखाने का काम करते हैं, व्यक्ति को एक दृष्टि देने का काम करते हैं, जिस दृष्टि के द्वारा हम किसी भी विषय को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या कोई अन्य विषय है, उसको समझने में हमें सहायता मिल सके, जिससे हमें ये आइडिया लग सके कि कौन कौन सी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए समझनी जरूरी है. जैसे प्रत्येक ये तीनों सिद्धांत अलग अलग बात करेंगे और ये बताएंगे कि किन चीज़ों को समझे बिना हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझते. ये हमारे लिए दृष्टिकोण, ये दृष्टि का काम करते हैं और हमें समझाने का जो है वो काम करते हैं. तो सबसे पहले हम आदर्शवादी दृष्टिकोण को समझेंगे. आदर्शवादी दृष्टिकोण का उदय जो है वो 18वीं शताब्दी में हुआ.
और बहुत सारे आदर्शवादी जो विचारक हैं उन्होंने हमें अपने जो है सिद्धांतों के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार से समझा जा सकता है। आदर्शवादियों का दृष्टिकोण समाज में विकासात्मक प्रगति होने के व्यापक विचार पर खड़ा है और उन्हें मानव प्रकृति की अच्छाई में विश्वास है। यानी अधिकतर जो आदर्शवादी हैं वो व्यक्ति को जो है वो एक अच्छा नागरिक मानते हैं, या व्यक्ति को का जो स्वभाव है उसको बहुत ही अच्छा या सकारात्मक प्रकृति का मानते हैं। आदर्शवादियों का मानना है कि व्यक्ति बहुत ही सकारात्मक सोच रखने वाला, परोपकारी, सांझे प्रयत्न करने वाला, मिलकर रहने वाला, सह अस्तित्व की भावना को मानने वाला, एक शांति प्रिय, सहयोग करने वाला प्राणी है। और इसी तरह क्योंकि राज्य भी व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है तो यही गुण राज्य में भी जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। तो प्रसिद्ध जो आदर्शवादी विचारक हैं उनमें हर्शे है, विल्सन है, वुड्रो विल्सन है, क्विंसी राइट है, रसल है, गार्नर है, फेनविक है। ये सभी जो विचारक हैं इनका मानना है कि जिस प्रकार से मनुष्य का व्यवहार अच्छा है इसी तरह से राज्यों का व्यवहार भी अच्छा होता है। तो आगे जो विशेष ये बातें बताते हैं कि किस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझ सकते हैं, उसके लिए ये बताते हैं सबसे पहले मानव व्यवहार को समझना जरूरी है। अगर हम मानव व्यवहार को समझ गए तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी आसानी से समझ जाएंगे। तो मानव व्यवहार के बारे में जो सबसे पहली बात ये करते हैं, इनका मानना है कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से अच्छा प्राणी है। मनुष्य का जो स्वभाव है वो बहुत ही दयावान, धर्म में विश्वास करने वाला, सहानुभूति जो है दिखाने वाला, सहनशीलता दिखाने वाला, अपनापन दिखाने वाला, परोपकार करने वाला, सहयोग करने वाला, एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व की भावना का प्रयोग करके रहने वाला है और एक दूसरे व्यक्ति का जो है साथ देने वाला है। तो इसी तरह से इनका मानना है कि क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है इसलिए राज्य का व्यवहार भी अच्छा होना लाजमी है। दूसरा जो इनका पॉइंट है, ये युद्ध का विरोध करते हैं। इनका मानना है क्योंकि व्यक्ति स्वभाव से बहुत अच्छा प्राणी है इसलिए राज्यों पर उसका असर होना लाजमी है, क्योंकि राज्य का निर्माण भी व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। तो ऐसे में क्योंकि ये व्यक्ति का सकारात्मक रूप दिखाते हैं इसलिए इनका ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश युद्ध करना नहीं चाहता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे जो मुख्य उद्देश्य है इनका मानना है वो है शांति स्थापित करना। अन्य जो इनका आदर्शवादियों का मत है, ये कहते हैं कि युद्ध समाप्त किया जा सकता है। युद्ध की समाप्ति के लिए केवल कुछ देशों के प्रयत्न ही काफी नहीं, अपितु इसके लिए पूरे विश्व के लोगों को एकत्र होना लाजमी है, इकट्ठा होना जरूरी है। यानी हम युद्ध को मिलकर समाप्त कर सकते हैं। और युद्ध को ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत बड़ी समस्या मानते हैं, बहुत बड़ा इशू मानते हैं। और इनका मानना है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के द्वारा युद्धों को खत्म कर सकता है। तीसरा जो उनका पॉइंट है वो है शक्ति का विरोध या शक्ति का खंडन। जैसा कि यथार्थवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल और केवल शक्ति पे ही आधारित होते हैं और प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक शक्ति जो है वो अपनाना चाहता है या अधिक से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है, क्योंकि वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमेशा लालायित रहता है। परंतु आदर्शवादियों का मानना इसके उलट है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति, जो शक्ति है वो राजनीति का बहुत बड़ा गुण
नहीं है, या राजनीति शक्ति पे कभी भी आधारित नहीं होती, बल्कि राजनीति तो व्यक्ति के स्वभाव पर, व्यक्ति के भाईचारे पर, या व्यक्ति की आपसी जो रिलेशन है, जो भाईचारा है, या उसके आपसी जो संबंध हैं उन पे आधारित होती है। शक्ति पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आधारित जो है वो नहीं होती। आदर्शवादियों का विचार है कि प्रत्येक तरह के कार्यों में शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक तत्व कहा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी अहमियत हो सकती है और कुछ राज्य शक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन वो शक्ति को इसलिए प्राप्त नहीं करते कि वो किसी दूसरे देश का विरोध करेंगे या उस शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरे देश पर हमला करेंगे या दूसरे देश को अपने से प्रभावित करेंगे या उसको दबाव में लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। शक्ति वो केवल और केवल अपने स्वयं के हित के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरों को वो उसका जो है उस दूसरों की बुराई करने के लिए, दूसरों को दबाव में लाने के लिए शक्ति का प्रयोग जो है राज्य नहीं करते, ऐसा आदर्शवादियों का मानना है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका सर्वाधिकारवाद का विरोध, यानी आदर्शवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सर्वाधिकारवाद पर आधारित नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य जो है वो इंडिपेंडेंट है, प्रत्येक राज्य जो है वो स्वतंत्र है, वो स्वाधीन है, वो जो है स्वतंत्र होने के साथ साथ वो प्रभुसत्ता संपन्न है और एक दूसरे राज्यों को वो गलत तरीके से प्रभावित जो है वो नहीं करता। तो इस प्रकार से इनका मानना है कि कोई भी राज्य दूसरे राज्यों के ऊपर जो है वो अधिकार करना नहीं चाहता, या एक राज्य जो है वो 100 या 10 राज्यों के ऊपर सर्वाधिकारवाद का सिद्धांत लागू करके सबका मालिक नहीं बनना चाहता, बल्कि वो अपनी सीमाओं में खुश है, अपनी प्रभुसत्ता में खुश है, अपनी सीमा में खुश है और दूसरे राज्यों की भी प्रभुसत्ता का वो सम्मान करता है और दूसरे राज्यों की भी स्वतंत्रता का वो सम्मान करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आदर्शवादियों का वो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिनमें चाहे युद्ध है, चाहे शांति व्यवस्था स्थापित करना है, चाहे कोई अन्य प्रकार का विवाद है, सीमा विवाद है, या कोई लड़ाई है या कोई झगड़ा है, यदि उसको समाप्त करना है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना लेने चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात ये करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने की ये बात करते हैं, जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ है, या फिर WTO है, WHO है, या फिर अन्य तरह के यूरोपीय यूनियन है, या प्रादेशिक जो है वो संगठन है, सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, G7 है, इस प्रकार के जो संगठन है, ओपेक है, इस प्रकार के जो संगठन है वो बनाए जाने चाहिए ताकि देश जो हैं वो मिलकर उनको एक मंच मिल सके और उस मंच पर वो अपने जितने भी मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर सकता है और बातचीत के जरिए जो है प्रत्येक समस्या का निराकरण कर सकता है, ऐसा भी आदर्शवादियों का मानना है। इसके अलावा आदर्शवादी विश्व राज्य बनाने की भी बात करते हैं। आदर्शवादियों का ये भी मानना है कि संपूर्ण विश्व को एक विश्व राज्य के रूप में जो है डेवलप किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, सभी राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य जो है उसका गठन किया जा सकता है। फिर वहाँ जो है सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, सभी राज्यों के विकास के लिए कार्य होगा, सभी मानवतावाद का सिद्धांत अपनाया जाएगा, सभी मानवों को जो है एक बराबर एक समान माना जाएगा, सबको उनके मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, सबको आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिए जाएंगे, भेदभावों को दूर किया जाएगा और इसके अलावा संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करने के लिए जो है नीति, नियम और कानून बनाए जाएंगे, ऐसा भी आदर्शवादियों का मानना है। परंतु आदर्शवादियों में जो सबसे बड़ी जो है आलोचना वो की जाती है
वो ये की जाती है कि आदर्शवादी बहुत ज़्यादा आदर्श की बात करते हैं। ना तो मनुष्य का ऐसा स्वभाव है जैसा आदर्शवादी कहते हैं, और न ही राज्यों का ऐसा स्वभाव है जैसे कि आदर्शवादी बात करते हैं। मोर्गेंथो तो आदर्शवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इस विश्व में परस्पर विरोधी स्वार्थ और संघर्ष इतना अधिक प्रबल है कि इनके होते हुए नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। यानी पूरे विश्व में जो है स्वार्थ और संघर्ष इतने अधिक हैं कि हम जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है नैतिक सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चला नहीं सकते। और दूसरा जो इनकी आलोचना होती है आदर्शवादियों की, वो ये है कि ये एक विश्व राज्य की कल्पना करते हैं, सभी राज्यों को मिलाने की कल्पना करते हैं। ये एक कल्पना मात्र है। सभी राज्यों को इकट्ठा करना या सभी राज्यों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो है डिमांडों को पूरा करना, मांगों को पूरा करना, ये कतई जो है वो प्रैक्टिकल नहीं लगता। और सभी राज्य आज प्रभुसत्ताशाली हैं और वो स्वतंत्र हैं, उनकी अपनी अपनी एक एंटिटी है। उनको इकट्ठे कर पाना शायद बहुत ही बड़ा जो है एक तरह से बहुत बड़ा काम है जो संभव नहीं है। और अन्य जो इनकी आलोचना की जाती है आदर्शवादियों की, वो इस आधार पर की जाती है कि आदर्शवादी मनुष्य को और राज्य को व्यवहार से या नेचर से अच्छा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मनुष्य के सकारात्मक गुण भी हैं, नकारात्मक गुण भी हैं। मनुष्य जो है चोरी डकैती डकैती भी करता है। मनुष्य जो है वो स्वार्थी भी है, वो एक दूसरे के साथ झगड़ा भी करता है। यहाँ पे आलोचक मानते हैं कि आदर्शवादी केवल एक ही तरह का नेचर व्यक्ति का उजागर करते हैं जो कि सकारात्मक है या ठीक है, जबकि नेगेटिव नेचर को वो जो है एक्सप्लेन नहीं करते। ये भी बहुत बड़ी आलोचना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी सिद्धांत की होती है। तो मोटे तौर पर आदर्शवादी जो लोग हैं वो राज्य और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझाने के लिए मनुष्य के स्वभाव का सहारा लेते हैं और राज्यों के स्वभाव को वो विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। तो ये तो रहा आदर्शवादी सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं यथार्थवादी सिद्धांत की, यानी रियलिज्म की, यानी रियलिस्टिक अप्रोच की। दूसरा जो सिद्धांत है वो है यथार्थवादी सिद्धांत। जहां तक यथार्थवाद का प्रश्न है, यथार्थवाद जो है दिस approach defines that international relations are based on power। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं वो शक्ति पे आधारित होते हैं। द फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज पावर। प्रत्येक राज्य जो है वो शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है। ये आइडियलिज्म की यानी जो हमने अभी आदर्शवादी विचार पढ़ा, ये उसकी आलोचना भी करते हैं। इनका मानना है that idealism emphasizes on international law, morality, international organizations as key influences on international events. Human nature basically good. International system is a community of states with the potential to work together to overcome mutual problems। यानी ये बता रहे हैं कि भाई आदर्शवादी तो मनुष्य के अच्छे नेचर की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की बात करते हैं, परंतु आइडियलिस्ट जो लोग हैं वो इस बात के बारे में नहीं बताते कि यदि इतना ही अच्छा नेचर है राज्य का या व्यक्ति का तो फिर युद्ध क्यों नहीं रुक रहे, युद्ध क्यों नहीं रुकते। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कोल्ड वॉर हुआ और कोल्ड वॉर के बाद भी विभिन्न देशों के युद्ध रहे। भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा, अमेरिका इराक का युद्ध रहा, अमेरिका अफगानिस्तान का युद्ध रहा, इजराइल का फिलीपींस का युद्ध रहा और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का युद्ध रहा।
तो युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता और आदर्शवादियों के प्रिंसिपल्स पर चलकर युद्ध को कभी भी समाप्त जो है वो नहीं किया जा सकता, ऐसा यथार्थवादियों का मानना है। और मुख्य यथार्थवादियों की यदि हम बात करें, मुख्य यथार्थवादियों में मैकियावेली है, हॉब्स हैं और मोरगेंथो है। मोरगेंथो, हॉब्स और मैकियावेली, ये तीन ऐसे विचारक हैं जो आदर्शवाद से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखते, बल्कि यथार्थवादी विचारधारा से सीधा सीधा जो है इनका संबंध है और यथार्थवादी विचारधारा को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए अच्छा मानते हैं। इसके अलावा यदि हम बेसिक एलिमेंट की बात करें कि आदर्शवादी के विरोध में या जो है यथार्थवादी जो सिद्धांत हैं वो किस तरह से हमें बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हैं और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जा सकता है, तो इनकी कुछ एक विशेषताएं हैं, कुछ एक मोटी बातें हैं जिनका वन बाय वन वे हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो यथार्थवादी हैं उनका मानना है कि राज्यों के विरोध व संघर्ष का अध्ययन करना जरूरी है, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझ सकते हैं। तो इनका मानना है कि समय समय पर प्रत्येक राज्य एक दूसरे राज्य के साथ युद्ध में इन्वॉल्व रहता है, तो उन युद्धों को जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, उन युद्धों के कारणों को नहीं खोजेंगे, उन युद्धों के परिणामों को नहीं खोजेंगे, उन युद्धों के पीछे के इतिहास को या उन युद्धों के पीछे की बातों को नहीं खोजेंगे, तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जो है नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा इनका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि आदर्शवादियों द्वारा बताया गया है। और इसके अलावा बेसिक स्केप्टिसिज्म दैट देयर कैन बी प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स that is comparable to that in domestic political life. According to Smith, the three core assumptions of realism are groupism, egoism and power centricism. यानी जो स्मिथ हैं वो प्रसिद्ध यथार्थवादी विचारक हैं, वो कहते हैं कि ग्रुपिज्म करना और इगोइज्म होना और तीसरा पावर सेंट्रिक होना, ये किसी भी राज्य के तीन मुख्य बिंदु हैं जिन पर कोई भी राज्य काम करता है और जिनसे कोई भी राज्य घिरा रहता है। तो जो ग्रुपिज्म है उसका अर्थ ये है कि वो ग्रुप्स में बटा रहता है, कुछ राज्य एक तरफ हो जाते हैं, कुछ राज्य अलग तरफ हो जाते हैं, वो आपस में ग्रुपिंग करके लॉबिंग करके एक दूसरे का विरोध करते हैं। और दूसरा पॉइंट है ईगोइज्म, यानी अहंकार की भावना है बड़े बड़े राज्यों के बीच में और दूसरे राज्यों को कमजोर वो समझते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि वो हमेशा पावर की बात करते हैं और अपनी शक्ति को अधिक से अधिक जो है वो बढ़ाना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दूसरे राज्यों को, ताकि वो प्रभावित कर सकें। नेक्स्ट इज फॉर रियलिस्ट द मेन एक्टर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स आर स्टेट्स. State are the main actor which are legally sovereign actors. Other actors have to work within the framework or of interstate relations. यानी यथार्थवादियों का सीधे सीधे ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि कोई कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि कोई मेन एक्टर है, मेन जो नेतृत्व करने वाला जो एंटिटी है वो है राज्य। यानी राज्य को समझना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। राज्य को समझे बगैर हम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझ नहीं सकते। एज अ रिजल्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स represent a struggle for power between state, each trying to maximize their national interest. अब जो नेक्स्ट बात आ गई वो आ गई राष्ट्र हितों की। अब मार्क्सवादी जो
सॉरी, जो यथार्थवादी जो विचारक हैं उनका मानना है कि राज्य जो है वो शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि राज्य जो है वो अपने हितों को बहुत प्रमुखता देते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ही प्रमुखता देते हैं, अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं, अपने हितों को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करके अपने हितों को अधिक से अधिक साधना चाहते हैं, और अपने हितों को साधने के लिए वो दूसरे राज्यों को दबाव में लेकर आना चाहते हैं, और अपनी शक्ति बढ़ाकर दूसरे राज्यों को जो है अपने अधीन करके उनसे अपनी बात मनवाने का कार्य करते हैं, और उनको उनके ऊपर प्रभुत्व जमाने का जो है वो कार्य करते हैं। और उसके लिए चाहे उनको अलायंसेस करनी पड़े, उसके लिए चाहे उनको पावर को बढ़ाना पड़े, उसके लिए फिर चाहे उनको जो है वो अपने अन्य देशों के साथ संबंध विच्छेद भी करना पड़े, तो वो किसी भी हद तक जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानव का स्वभाव कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो यथार्थवादियों का आदर्शवादियों के विरुद्ध ये मानना है कि मानव का व्यवहार कोई बहुत अधिक मायने नहीं रखता व्यक्ति का, और यदि मायने रखता भी है तो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो जो है सेल्फ सेंट्रिक है। व्यक्ति का जो व्यवहार है वो मनुष्य जो है वो अधिक से अधिक शस्त्र इकट्ठे करना चाहता है, अधिक से अधिक धन की प्राप्ति करना चाहता है, अपनी शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है, और मनुष्य जो है वो जो है दूसरों को प्रभावित करके अपना उल्लू जो है वो सीधा करना चाहता है, ऐसा यथार्थवादियों का मानना है। प्रसिद्ध विद्वान मैकियावेली का कथन है, मनुष्य शस्त्र, धन, रोटी, युद्ध जो है इन सभी चीजों का प्रयोग करता है। मनुष्य मोर्गेंथो के अनुसार भी, मोर्गेंथो ने कहा है कि मानव स्वभाव को उसके यथार्थ में देखते हैं तो इतिहास से अनादि काल में बार बार हम यही पाते हैं कि मनुष्य जो है वो हमेशा से स्वार्थी था और आगे भी जो है वो स्वार्थी बना रहेगा। तो ये जो है कुछ एक पॉइंट हैं मनुष्य के स्वभाव के बारे में। इसके अलावा जो मार्क्सवादी अन्य बातें कर जो यथार्थवादी अन्य इनके जो पॉइंट हैं, दे सेज द एंड कैन बी अचीव्ड थ्रू कोऑपरेशन बट द पोटेंशियल ऑफ फॉर कॉन्फ्लिक्ट इज एवर प्रेजेंट। हालांकि इनका मानना है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान जरूर करना है, लेकिन कन्फ्लिक्ट से गुजरकर, संघर्षों से गुजरकर ही हम जो है कन्फ्लिक्ट पर पार पा सकते हैं। देन देर आर सम रियलिस्ट थियरिस्ट whom we can say neo realist, यानी नव यथार्थवादी। न्यू रियलिज्म हैज emerged and emphasizes the importance of the structure of the international political system in affecting the behavior of states. The Cold War led to certain rules of behavior. अब ये बात करते हैं कि एक स्ट्रक्चर भी होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। जैसे कभी ऐसा था कि भाई विश्व जो है दो भागों में बंट गया, कभी ऐसा हुआ, ये कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था जब विश्व दो भागों में बंट गया था। कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य जो है अस्तित्व में आ गए, और कई बार ऐसा हुआ कि एक ही राज्य अमेरिका जैसा ही विश्व भर में प्रभुसत्ता संपन्न तो है ही, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, उसको यूनिपोलर वर्ल्ड कहेंगे या बाइपोलर वर्ल्ड कहेंगे। तो एक स्ट्रक्चर होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जिसको समझना जरूरी है। उसका भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे जो है वो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ऐसा नियो रियलिस्ट जो थिंकर है उनका मानना है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्ट्रक्चर को समझना
बहुत जरूरी है कि एक ही देश का प्रभुत्व है या बहुत सारे देशों का प्रभुत्व है या दो प्रकार के देशों का प्रभुत्व है, ये स्ट्रक्चर है, किस तरह का स्ट्रक्चर काम कर रहा है, उसको समझे बगैर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो है वो अध्ययन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो है जो रियलिस्ट हैं उनमें जैसे मैकियावेली हैं, ये बहुत बड़े विद्वान रहे हैं यथार्थवाद के। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में कहा कि पावर का ही सारा खेल है, कोई भी राजा जो है वो शक्ति के लिए ही जो है संघर्ष करता है। तो शक्ति को इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो माना है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ rulers is to seek the advantages and defend the interest of their states and thus ensure its survival। तो अपनी पुस्तक द प्रिंस में ये कहते हैं मैकियावेली कि प्रत्येक राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए, अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए जो है और उसके राष्ट्रहितों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तैयार रहे, उनको डिफेंड करने के लिए यदि उसको युद्ध भी करना पड़े तो राजा को ऐसा युद्ध जो है वो करना चाहिए। थॉमस हॉब के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। थॉमस हॉब ने भी यथार्थवादी सिद्धांत का जो है काफी महिमा मंडन किया है। थॉमस हॉब का मानना था that the state of nature is a permanent state of war of every man against every man। यानी ये तो व्यक्ति का जो है स्वभाव है कि उसका व्यक्ति के नेचर का गुण है और स्टेट के भी नेचर का गुण है कि वो हर समय दूसरे व्यक्ति को या दूसरे एक राज्य दूसरे राज्य को और एक व्यक्ति दूसरे राज्य को जो है वो स्केप्टिकल नजर से देखता है और उस प्रारंभ में उससे युद्ध करने तक के लिए वो तैयार हो जाता है। ये व्यक्ति का ऐसा जो है नेचर है, परमानेंट स्टेट ऑफ नेचर है कि वो हमेशा युद्ध उसके दिमाग में चलता रहता है। आगे ये हॉब्स जो है वो कहते हैं मैन सर्वाइवल थ्रू द क्रिएशन ऑफ द सोवरेन स्टेट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बोथ इंटरनल डिसऑर्डर एंड फॉरेन एनिमीज। तो ये कह रहे हैं कि स्टेट को का बनाया जाना और स्टेट को शक्तियां देना इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यक्तियों को भी ऑर्डर में रखना है, व्यक्तियों को भी संभालना है, लोगों को या जनसंख्या को भी जो है प्रोटेक्ट करना है और उनको आपस में भी प्रोटेक्ट करना है और उनको दूसरे देशों से भी जो है प्रोटेक्ट करना है। इसलिए राज्य का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो हॉब्स हैं, अकॉर्डिंग टू हॉब्स ही सेज स्टेट कैन कॉन्टेक्ट treaties to govern their affairs। Thus the classical realism of Hobbes emphasizes both military power and international law। तो ये इंटरनेशनल लॉ की बात भी करते हैं और देशों की मिलिट्री पावर की बात भी करते हैं। चाहे वो हॉब्स है, चाहे वो जो है मैकियावेली है, ये दोनों इस बात को नज़रअंदाज नहीं करते कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए राष्ट्रीय शक्ति को समझना जरूरी है, युद्ध को समझना जरूरी है और राज्य के राष्ट्रीय हित को समझना बहुत जरूरी है, राज्य को शक्ति देना बहुत जरूरी है, राज्य की को सॉवरेनिटी देना यानी राज्यों को प्रभुसत्ताशाली बनाना बहुत जरूरी है। तो इन सभी जो है अवधारणाओं को पढ़कर ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो है वो अध्ययन कर सकते हैं। तो ये तो थे यथार्थवादी और आदर्शवादी सिद्धांत। अब बात कर लेते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत की। मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वो आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है। मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है वो जो है प्रसिद्ध मार्क्सवादियों के द्वारा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए प्रयोग में लाया गया।
मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माना जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में जो है मार्क्स के विचारों को प्रमुखता दी गई है, और जिस प्रकार से मार्क्स का मानना था कि जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या फिर राष्ट्रीय संबंध हो या फिर राज्य हो, ये जो सारी बातें हैं वो ना तो मनुष्य के व्यवहार पर जो है आधारित हैं और ना ही किसी और बात पर आधारित हैं, बल्कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, ये केवल और केवल अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं। जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे, और अर्थव्यवस्था जो है वो जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था जैसी भी अर्थव्यवस्था होगी वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं वो हो जाते हैं। जो मुख्य बातें हैं मार्क्सवाद की वो ये हैं कि जो व्यक्ति है उसके व्यवहार का या उसके नेचर का बहुत ज़्यादा जो है संबंध नहीं है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों से, बहुत बड़ा संबंध इसका नहीं है, बल्कि जो किसी भी राज्य की जो अर्थव्यवस्था है या पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था है उसी प्रकार के देश जो हैं आपस में संबंध जो हैं वो बना लेते हैं। ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में जो है वो विश्वास रखते हैं। इनका मानना है कि जीवन भौतिकवादी परिस्थितियों का निष्कर्ष है, यानी भौतिकवादी जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, उनका मनुष्य के जीवन पर और राज्य के जो है क्रियाकलापों पर बहुत बड़ा जो है प्रभाव वो पड़ता है। मनुष्य जो है वो प्रत्येक प्रकार का जिस भी प्रकार का समाज है, जिस भी प्रकार का राज्य है, उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो यही पड़ता है कि अर्थव्यवस्था जिस दिशा में जा रही है उसी तरह का नेचर जो है वो राज्य का बन जाता है। उदाहरण के लिए यदि अर्थव्यवस्था में दो वर्ग बन रहे हैं, एक अमीर एक गरीब, तो इसी तरह से राज्य भी अमीर और गरीब के दो हिस्सों में बंट जाएंगे, और जो अमीर राज्य हैं वो हमेशा गरीब राज्यों का जो है वो शोषण करते हैं। तो जिस प्रकार मार्क्सवादी एक राज्य की कल्पना करते हैं और अर्थव्यवस्था के ऊपर आधारित होकर राज्य को समझाते हैं कि जो राज्य है वो पूंजीपतियों द्वारा बनाई गई एक संस्था है, तो यहाँ भी मार्क्सवादियों का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी पूंजीपतियों के द्वारा ही चलाई जाती है। राज्य तो मात्र मोहरे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूंजीपतियों द्वारा या बड़े बड़े राजघरानों या बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा जो है वो खड़े किए गए हैं। यानी राज्य जो है एक टूल है, किसका टूल है? पूंजीपतियों का टूल है, जिसके द्वारा पूंजीपति जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। अब मार्क्सवादी लोग बिल्कुल अलग तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भौतिकवादी या आर्थिकवादी व्याख्या जो है ये कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जिस प्रकार अर्थव्यवस्था में यदि पूंजीपतियों को खुला छोड़ दिया जाए तो दो वर्ग बन जाते हैं, एक अमीर वर्ग दूसरा गरीब वर्ग, या एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी दो प्रकार के राज्यों के ग्रुप या वर्ग बन जाते हैं। एक वो राज्य हैं जो अमीर हैं, जो पूंजीपति हैं, जो जिनमें बड़े उद्योगपति निवास करते हैं या जिनके ऊपर बड़े उद्योगपतियों का राज है, और दूसरे वो राज्य हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिनमें आर्थिक गतिविधियां उतनी अधिक तेजी से पनप नहीं पाई हैं या जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं हुई है। ऐसे में ये राज्य गरीब हो जाते हैं, और जो अमीर राज्य हैं या जो पूंजीपतियों के अधीन बड़े राज्य हैं उनके द्वारा छोटे राज्यों का जो है वो शोषण किया जाता है। छोटे राज्यों से कच्चा माल ले जाया जाता है और उनको पक्का माल जो है वो महंगे दामों पर बेचा जाता है।
अब मार्क्सवादी बिल्कुल अलग तरह से जो है आदर्शवादियों की बात ही नहीं करते, ये यथार्थवादियों की बात ही नहीं करते, सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पूंजीपतियों की बात करते हैं कि पूंजीपतियों के अधीन ही राज्य है, राज्य कोई अलग जो है एक्टर नहीं है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र एक्टर नहीं है, स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं है, बल्कि राज्यों के ऊपर भी जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों का हाथ है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समय समय पर मोल्ड करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चलाते हैं। इसके अलावा जो मार्क्सवादी लोग हैं उनका यह भी मानना है कि सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद, इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों की एकता पर जोर देता है। मार्क्सवाद का अंतिम उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना करना है। इस प्रकार की व्यवस्था पूंजीवाद के विरुद्ध एवं सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद के पक्ष में है। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद के निम्नलिखित पक्ष हैं, यानी ऐसे अंतर्राष्ट्रीयवाद या ऐसे राज्य जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनमें क्या क्या शामिल है, उनमें विश्व के मजदूरों का संयुक्त हित शामिल है। मजदूरों का कोई देश नहीं होता। सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के लिए संगठित कार्यवाही प्रथम शर्त है। जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो उसी तरह कि एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य का शोषण भी समाप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है मार्क्सवादियों का मानना है कि जिस प्रकार पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, दो प्रकार के वर्ग किसी भी राज्य में बन जाते हैं, इसी प्रकार पूरे विश्व में भी दो ही प्रकार के वर्ग काम करते हैं, पूंजीपतियों के अधीन शक्तिशाली राज्य और पूंजीपतियों के अधीन कमजोर राज्य। जो शक्तिशाली राज्य हैं वहाँ के जो मजदूर हैं वहाँ पर भी हैं, और जो छोटे राज्य हैं वहाँ पे भी मजदूर हैं। मजदूरों का शोषण दोनों जगह है। तो जब ये जो देश हैं एक दूसरे का शोषण बंद कर देंगे, तब वो जो है व्यक्तियों को उनके अधिकार देना शुरू कर देंगे, तो ये जो राज्य हैं वो भी एक दूसरे या जो लोग हैं उनका शोषण भी जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जो मार्क्सवादी लोग हैं वो राज्य के अधीन जो है राज्य के ऊपर उठकर पूंजीपतियों की बात करते हैं और राज्य को भी जो है वो पूंजीपतियों का ही साधन मानते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जो सिद्धांत हैं वो अपने अपने तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में हमारी सहायता करते हैं। जहां आदर्शवादी लोग व्यक्ति के व्यवहार की और राज्य के एक अभिकर्ता होने की बात करते हैं, वहीं यथार्थवादी लोग राष्ट्रहित की बात करते हैं और शक्ति की बात करते हैं, और तीसरा जो मार्क्सवादी हैं वो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। और तीनों जो है वो मिलकर हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझाने का प्रयत्न करते हैं।